हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं पवन शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अथर्व अकेडमी में। बच्चों, आज से हम एक नई जर्नी की शुरुआत करने जा रहे हैं। आज से हम कक्षा 10 का साइंस पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है, साइंस आपके सिलेबस में 3 भागों में बटा हुआ है। जैसे पहला पार्ट आपका केमिस्ट्री है, दूसरा पार्ट बायोलॉजी है और तीसरा पार्ट फिजिक्स है। और आपके इस सिलेबस में से जो है फिजिक्स और बायोलॉजी 25-25 नंबर के आते हैं और केमिस्ट्री आपका 20 नंबर का आता है। तो आज की शुरुआत हम करने जा रहे हैं फिजिक्स से, जिसमें हमारा आज का पहला चैप्टर है समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रकाश था लाइट। प्रकाश के बारे में आपको ये पता है कि प्रकाश हमें वस्तुओं को देखने में सहायता करती है, या प्रकाश वह माध्यम है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देखते हैं। या हम प्रकाश को ऐसे ही परिभाषित कर सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो हमारे दृश्य ज्ञान को जागृत करती है। ठीक है, तो प्रकाश क्या है आपका? प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है। विकिरण ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो हमारे दृश्य ज्ञान को जागृत करती है। प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो हमारे दृश्य ज्ञान को जागृत करती है, या हम कह सकते हैं प्रकाश ही वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। बच्चों, आपको पता है जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तो उस वस्तु से परावर्तित होकर के हमारे नेत्र पर पड़ता है। नेत्र पे लेंस से होते हुए रेटिना पर पड़ता है और रेटिना पर ही हमें आभास होता है प्रतिबिंब का बनने का। वहाँ जो संवेदी अंग होते हैं वो मस्तिष्क को सूचना भेजते हैं प्रतिबिंब बनने का, और इस तरह से हमें कोई भी वस्तु दिखाई देती है। समझ में आ गई बात कि प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृश्य ज्ञान को जागृत करती है। आप कह सकते हो प्रकाश वह माध्यम है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ेंगे लाइट सोर्सेज, यानी जो प्रकाश हमें ये दिखता है इसका स्रोत क्या है, प्रकाश प्राप्त करने का स्रोत क्या है, प्रकाश उत्पन्न कहाँ से होता है। तो प्रकाश जहाँ से निकलता है या जहाँ से प्रकाश आता है उसे हम प्रकाश स्रोत बोलते हैं। ठीक है, जहाँ से प्रकाश हमें प्राप्त होता है या प्रकाश की उत्पत्ति का स्थल ही प्रकाश स्रोत कहलाता है। हमारा दूसरा जो टॉपिक है लाइट सोर्सेज। लाइट सोर्सेज प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत क्या कहा गया कि प्रकाश जिन जिन चीज़ों से निकलता है, जिन वस्तुओं से निकलता है, या प्रकाश जहाँ से आता है, या प्रकाश जिस वस्तु से हमें प्राप्त होता है, उन सभी वस्तुओं को हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे कि आपका सबसे बड़ा प्रकाश स्रोत क्या है? सूर्य है, आपका इलेक्ट्रिक बल्ब है, मोमबत्ती है, लैंटर्न है, तारे हैं, चंद्रमा है, ये सभी प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। अगर हम बात करें बनाने के आधार पर, यानी इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, तो प्रकाश स्रोत की उत्पत्ति के आधार पर हम प्रकाश स्रोत को 2 भागों में बांट सकते हैं। किसके आधार पे? उत्पत्ति के आधार पे। लाइट सोर्सेज को अगर हम बांटे जो है किसके आधार पे? उसकी ऑरिजिन के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पे। तो प्रकाश स्रोत आपका 2 तरह का हो जाएगा। एक हो जाएगा नेचुरल, दूसरा हो जाएगा आर्टिफिशियल। आप ऐसे बोल सकते हो आर्टिफिशियल, यानी कि प्राकृतिक स्रोत, और दूसरा क्या होगा? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, और दूसरा क्या होगा? कृत्रिम या मानव निर्मित। बात समझ रहे हैं? मैंने क्या कहा? अगर हम प्रकाश स्रोत की बात करें किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पे, तो कुछ प्रकाश स्रोत ऐसे होते हैं जो प्रकृति द्वारा हमें प्रदान किए गए हैं। जैसे कि आपका है
सन, मून है, स्टार्स हैं आपके, ठीक है। सन हो गया, मून हो गया, स्टार हो गया, ये प्रकृति प्रदत्त है, ये प्राकृतिक स्रोत कहलाते हैं। अगर हम बात करें आर्टिफिशियल प्रकाश स्रोत की या कृत्रिम प्रकाश स्रोत की या मानव निर्मित प्रकाश स्रोत की, तो मानव निर्मित प्रकाश स्रोत में आपका जैसे आ गया इलेक्ट्रिक बल्ब आ गया। इलेक्ट्रिक बल्ब किसने आविष्कार किया था इसका? थॉमस अल्वा एडिसन ने, जो कि एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे। आपके सिलेबस में है क्लास 10th में। द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस। इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया आपका, कैंडल हो गया, लैंटर्न हो गया, लालटेन जिसको आप बोलते हो। समझ में आई बात कि प्रकाश स्रोत उत्पत्ति के आधार पे हम प्रकाश स्रोत को दो भागों में बांट सकते हैं। पहला प्राकृतिक प्रकाश स्रोत जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त है, दूसरा आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम यानी जो मानव निर्मित प्रकाश स्रोत है। इलेक्ट्रिक बल्ब और आपका कैंडल हो गया, लैंटर्न हो गया, ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। और दूसरा अगर हम लुमिनस और नॉन लुमिनस लाइट सोर्सेज की बात करें तो इसको हम बोलेंगे कि जो है ऐसी वस्तुएं जिनके पास खुद का प्रकाश होता है या जिनके पास खुद का प्रकाश नहीं होता है, वो किसी दूसरे प्रकाश स्रोत के कारण से प्रकाशित होती हैं। तो इस तरह से प्रकाश स्रोत हमारे दो प्रकार के और हो जाएंगे, ठीक है। मेन अगर हम बात करें लाइट सोर्सेज कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार का हो जाएगा आपका। पहला है लुमिनस, लुमिनस हो गया। दूसरा हो जाएगा नॉन लुमिनस, इसको बोलेंगे प्रदीप्त, इसको बोला जाएगा अदीप्त। अदीप्त प्रकाश स्रोत है अदीप्त वस्तुएं, दूसरा है प्रदीप्त वस्तुएं। आपको बात समझना है, ठीक है। ये जो प्रकाश स्रोत है क्या है? एक प्रकार की वस्तु ही तो है जो प्रकाश का उत्सर्जन करती है और जिनके पास खुद का प्रकाश होता है, यानी ऐसी वस्तुएं या ऐसे प्रकाश स्रोत जिनका खुद का प्रकाश होता है, जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है। जैसे कि आपका सूर्य है, ऊर्जा का बहुत बड़ा भंडार होता है। ऐसे प्रकाश स्रोत को हम लुमिनस या प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं या प्रदीप्त प्रकाश स्रोत बोला जाता है। और जिनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, जो दूसरे वस्तुओं के द्वारा जो है दूसरे प्रकाश स्रोत के द्वारा प्रकाशित होते हैं, उनको हम बोलते हैं अदीप्त प्रकाश स्रोत, ठीक है। तो प्रदीप्त में क्या आएगा? जैसे आपका सन हो गया, सूर्य, ठीक है। दूसरा क्या होगा आपका? कैंडल्स हो जाएगा। कैंडल्स का अपने इनमें रासायनिक ऊर्जा होती है, इनका अपना खुद का प्रकाश होता है, ठीक है। लैंटर्न हो गया आपका, लैंटर्न, लालटेन, स्टार्स हो गए। ये सब ऐसे प्रकाश स्रोत हैं जिनका खुद का प्रकाश होता है, इनके पास खुद का प्रकाश होता है, यानी ये स्वयं प्रकाशित होती है, ठीक है। वो ऐसी वस्तुएं जिनके पास खुद का प्रकाश नहीं होता है नॉन लुमिनस वस्तुएं कहलाती हैं या नॉन लुमिनस लाइट सोर्सेज कहलाते हैं, यानी जो इनकी सहायता से, किनकी सहायता से? प्रदीप्त वस्तुओं की सहायता से रोशनी देती है, यानी आपको प्रकाश देती हैं। जैसे कि बात करें हम, आपका हो गया मून। मून में यानी चंद्रमा में जो है स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, जब इस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तभी जाके प्रकाशित होता है, ठीक है। दूसरा आपका हो गया कोई ऑब्जेक्ट हो गया, लकड़ी हो गया, ठीक है, या कोई भी वस्तु है आपका मेज हो गया, इसका स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, जब इस पर प्रकाश पड़ता है तब इससे परावर्तित होकर के हमारे नेत्र पे पड़ता है और फिर रेटिना प्रतिबिंब का बनना प्रदर्शित होता है। इतनी बात समझ में आ गया कि प्रकाश स्रोत होते क्या हैं? ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, जिनके पास प्रकाश होता है, वो प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। उपलब्धता के आधार पे अगर हम बात करें तो दो प्रकार का हो जाएगा, एक लुमिनस हो जाएगा, नॉन लुमिनस हो जाएगा। प्रदीप्त वस्तुएं, अदीप्त वस्तुएं जिनके पास खुद का प्रकाश होता है। प्रदीप्त वस्तुएं होती हैं जिनके पास खुद का प्रकाश नहीं होता है। अदीप्त वस्तुएं होती हैं अगर हम ऑर्गेन उत्पत्ति के आधार पे कहें या उसकी बनावट के आधार पे कहें, किसने तैयार किया है उसके आधार पे, एक प्राकृतिक है यानी प्रकृति प्रदत्त नेचर के द्वारा जो उत्पन्न है, और दूसरा आपका जो है कृत्रिम प्रकाश स्रोत हो जाएगा, ठीक है, जो मानव निर्मित प्रकाश स्रोत है। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों? यानी हमारा ये दो टॉपिक आपका कवर हो गया, एक लाइट, दूसरा लाइट सोर्सेज। अब हम पढ़ेंगे प्रकाश स्रोत क्या होता है, सॉरी प्रकाश स्रोत हो गया। अब हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, यानी हमारा अगला टॉपिक है
प्रॉपर्टी ऑफ लाइट कि प्रकाश के गुण क्या है। बच्चों जो प्रकाश की प्रकृति है वो द्वैत प्रकृति है। द्वैत प्रकृति मतलब ये दोहरा गुण दिखाता है। क्या दिखाता है? दोहरा गुण दिखाता है। पहले हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, यानी हमारा तीसरा जो टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुण। ठीक है, क्या बताएंगे? प्रकाश के गुण बहुत सारे गुण होते हैं, जैसे कि पहला प्रकाश द्वैत प्रकृति, को दर्शाता है। पहला गुण है प्रकाश द्वैत प्रकृति को दर्शाता है। द्वैत प्रकृति का मतलब क्या हुआ? प्रकाश में दो तरह का गुण होता है। प्रकाश एक तो चुंबकीय तरंगों की भांति व्यवहार करता है, दूसरा प्रकाश को जो है कण मान करके भी अध्ययन किया जाता है। यानी प्रकाश कणों के रूप में जो है एक गुण को दिखाता है, कण के रूप का होता है। दूसरा क्या हो गया? एक जो है आपका ये तरंगों के रूप में जो है होता है, यानी दो तरह का गुण दिखाता है। एक आपका तरंग विकिरण दिखाता है नेचर ये, और दूसरा क्या दिखाता है? कण, यानी तरंगों के रूप में, तरंग विकिरण के रूप में प्रकाश का अध्ययन हम आपके सिलेबस में जो जितने टॉपिक से करेंगे, जैसे प्रकाश का परावर्तन हो गया, प्रकाश का अपवर्तन हो गया, विवर्तन हो गया, ये सारी चीज़ें जो है प्रकाश के तरंग विकिरण के गुण के आधार पे जो है इनकी व्याख्या की गई है। ठीक है, और अगर हम बात करें जो है कणों के आधार पे, तो प्रकाश के जो है जो क्वांटम वगैरह है, ये सारे सिद्धांत जो है कण मान करके किया गया है। ठीक है, यानी प्रकाश किस प्रकार का नेचर दिखाता है? दोहरा नेचर दिखाता है। द्वैत प्रकृति का मतलब प्रकाश जो है दोहरा गुण दिखाता है, दोहरा नेचर होता है, दोहरा स्वभाव होता है, एक तरंग के रूप में, दूसरा कण के रूप में। ठीक है, तो तरंग के रूप में दिखाता है तो हम क्या कहेंगे कि प्रकाश कैसे गति करता है? प्रकाश एक चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है। प्रकाश चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है। बात समझ में आई? तीसरा टॉपिक प्रकाश की जो गति है, यानी प्रकाश कैसे गति करता है? एक सीधी लाइन में गति करता है। प्रकाश जो है आपका एक सरल रेखा में गति करता है। तीसरा गुण हो गया प्रकाश एक सीधी रेखा में गति करता है। सीधी रेखा में गति करने का क्या तात्पर्य है कि मतलब प्रकाश का जो मार्ग होता है वो सरल रेखी होता है। कहने का मतलब इस तरह से होता है, अगर प्रकाश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाना है तो एक सीधी रेखा में जाता है। ठीक है, इस तरह से नहीं जाता, कर्व बनाते हुए नहीं जाता है। ठीक है, यानी प्रकाश का जो पथ है वो कर्व नहीं है, कैसा है? लीनियर है, सरल रेखी है। बात समझ में आ गई कि प्रकाश किस तरह से गति करता है? एक सरल रेखा में गति करता है। चौथा पॉइंट, जैसे प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है, लेकिन प्रकाश जो है दूसरी वस्तुओं को देखने में हमें सहायता करता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? और प्रकाश को गति करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, किंतु निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। क्या लिखेंगे? प्रकाश को गति करने के लिए, यानी आने जाने के लिए, ठीक है, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। पांचवा पॉइंट क्या बताया? प्रकाश की चाल निर्वात में
प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। बात समझे? प्रकाश को गति करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, किंतु यहाँ एक लाइन और लिख लेते हैं, किंतु अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? देखिए, प्रकाश की जो गति होती है वो विभिन्न माध्यमों में अलग अलग होती है। जैसे वायु में प्रकाश की चाल दूसरी होगी तो जल में दूसरा होगा, या कांच में दूसरा होगा तो हीरे में दूसरा होगा, और निर्वात में प्रकाश की चाल जो फिक्स है आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। समझ में आ गई बात? फिर हम छठा पॉइंट लिखेंगे, इसकी तरंग दैर्घ्य क्या होती है। जैसे अभी बताया गया प्रकाश चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है, तो तरंग दैर्घ्य क्या होता है? प्रकाश का तरंग दैर्घ्य (4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। ठीक है? या कहीं कहीं आपको ये 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक मिल सकता है। ठीक है? तो ये लगभग सेम वैल्यू है कि इनकी तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। एक बात हमें और सीखना है कि जब प्रकाश किसी चिकनी या स्मूथ यानी समतल और किसी पालिशदार सतह पर पड़ता है तो उस प्रकाश के किरणों का क्या हो जाता है? परावर्तन हो जाता है। हम बचपन में या कभी भी जो है कुछ ऐसे प्रयोग देखे होंगे जिसमें प्रकाश की किरणें क्या हुई हैं? रिफ्लेक्ट हुई हैं। जैसे कि आप देखते हैं समतल दर्पण होता है, समतल दर्पण को जब जिधर सूर्य है यानी जिधर से प्रकाश की किरणें आ रही है उस दिशा में अगर हम उसको दिखाते हैं तो उस दर्पण से टकरा करके प्रकाश की किरणें जो है किसी दूसरी सतह पर जाकर पड़ने लगते हैं। इस क्रिया को क्या कहता है? प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। तो क्या लिखेंगे? प्रकाश किसी चिकनी समतल प्रकाश का किसी चिकनी समतल या पॉलिशदार प्रकाश का किसी चिकनी समतल या पॉलिशदार सतह से परावर्तन हो जाता है। बात समझे? कि जब प्रकाश इस तरह की सतह से टकराता है तो वो वापस लौट जाता है। एक पॉइंट और हमें देखना है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, यानी उसका अपवर्तन हो जाता है। प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसका अपवर्तन हो जाता है। इतनी बात समझ में आई प्रकाश के बारे में कि प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है। द्वैत प्रकृति को दर्शाता है, यानी ये तरंगों के रूप में और कणों के रूप में दोनों गुण को रखता है। प्रकाश चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है। प्रकाश एक सीधी रेखा में गति करता है। प्रकाश को गति करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, किंतु अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होता है, और जब यह किसी चिकनी समतल या पालिशदार सतह पर पड़ता है तो उसका परावर्तन हो जाता है। और जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसका अपवर्तन हो जाता है। बच्चों, आपके सिलेबस में ये परावर्तन और ये अपवर्तन से संबंधित जितनी भी घटनाएं हैं इसको हमें समझना है। ठीक है? ये आपने समझ लिया कि प्रकाश के गुण क्या होते हैं
अब हम पढ़ेंगे बच्चों ऑप्टिकल मीडियम यानी प्रकाशिक माध्यम। ये सारी बातें आपको अपने दिमाग में रखना है और याद करना है, समझ के चलना है आपको। समझ के करेंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा लाभदायक होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि हमारा अगला टॉपिक क्या है। हमारा चौथा टॉपिक है ऑप्टिकल मीडियम। ऑप्टिकल मीडियम यानी प्रकाशिक माध्यम। हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रकाशिक माध्यम। प्रकाशिक माध्यम। बच्चों अभी मैंने आपको कहा कि प्रकाश को गति करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन फिर भी जरूरत तो नहीं होती है, लेकिन जिससे होकर के आता जाता है प्रकाश, या जिस माध्यम से होकर गुजरता है, जिस वस्तु से होकर के प्रकाश गमन करता है, उसे हम प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। बात समझ में आई कि प्रकाश जिस माध्यम से होकर के गुजरता है उसे हम प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। जैसे वायुमंडल है, वायुमंडल में गैसें होती हैं, ठीक है, वायु होती है, तो उससे होकर के बह रहा है, उससे होकर के जा रहा है, ठीक है, उससे होकर गमन कर रहा है, गति कर रहा है, तो हम कहेंगे कि हमारा जो माध्यम कैसा है? प्रकाशिक माध्यम क्या है? वायु है। अगर प्रकाश जो है जल में गति कर रहा है या जल से होकर गुजर रहा है तो प्रकाशिक माध्यम क्या होगा? जल हो जाएगा। उसी तरह से जो है अगर हम बात करें जो है कांच की या प्रिज्म की बात करेंगे, ठीक है, या हीरा आदि की बात करेंगे, तो ये सभी क्या कहलाएंगे? प्रकाशिक माध्यम कहलाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमको बात करना है कि वह माध्यम जिससे प्रकाश पूरा निकल जाए उसको क्या कहते हैं, या ऐसा माध्यम जिससे होकर प्रकाश बड़ी थोड़ी मात्रा में गुजर पाता है उसको क्या बोला जाता है, या कुछ ऐसी भी वस्तुएं होती हैं या माध्यम होता है जिससे प्रकाश निकल ही नहीं पाता है, इनको क्या बोला जाता है। ठीक है, तो क्या लिखा? ऑप्टिकल मीडियम प्रकाशिक माध्यम। प्रकाश जिस माध्यम से गुजरता है, जिस माध्यम से गुजरता है यानी जिससे होकर के वो आता जाता है, माध्यम से गुजरता है, प्रकाशिक माध्यम कहलाता है। बात समझे? कितने प्रकार का होता है प्रकाशिक माध्यम? 3 प्रकार का होता है। अगर हम बात करें ऑप्टिकल मीडियम की, प्रकाशिक माध्यम की, कितने प्रकार का होता है ये? 3 प्रकार का। ठीक है, पहला ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल मीडियम। दूसरा हमारा होगा ट्रांसलूसेंट मीडियम। ट्रांसलूसेंट मीडियम और तीसरा है ओपेक मीडियम। यानी ट्रांसपेरेंट क्या होता है? इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? पारदर्शी माध्यम। पारदर्शी माध्यम। ठीक है, इसको क्या बोला जाएगा? पारभाषक या अल्प पारदर्शी, आप ऐसे बोल सकते हो। अल्प पारदर्शी प्रकाशिक माध्यम, ये क्या हो जाएगा आपका? अपारदर्शी माध्यम। अपारदर्शी माध्यम, अपारदर्शी प्रकाशिक माध्यम लिखिए आप, या अल्प पारदर्शी माध्यम लिखिए। ठीक है बच्चों, पारदर्शी माध्यम क्या है? पारदर्शी माध्यम वह माध्यम होता है जिससे प्रकाश का अधिकांश मात्रा यानी लगभग पूरी मात्रा होकर के चली जाती है। ठीक है, क्या कहा? ऐसा प्रकाशिक माध्यम जिससे होकर के प्रकाश की पूरी मात्रा गुजर जाती है। ठीक है, जैसे वायु हो गया, एयर। ठीक है, दूसरा आपका कांच हो गया, ग्लास।
ठीक है, कांच हो गया, वाटर हो गया जल, ये सभी ऐसे माध्यम हैं जिनसे होकर के प्रकाश पूरा का पूरा गुजर जाता है, निकल जाता है। कैसे प्रकाशिक माध्यम कहलाएंगे? ट्रांसपेरेंट या पारदर्शी माध्यम कहलाएंगे। अब बात करें हम अल्पपारदर्शी माध्यम, तो अल्पपारदर्शी माध्यम का मतलब ऐसा माध्यम होता है जिससे प्रकाश की बड़ी थोड़ी सी मात्रा गुजर पाती है, यानी ऐसा प्रकाशिक माध्यम जिससे होकर के प्रकाश की बहुत थोड़ी सी मात्रा, थोड़ी सी मतलब आंशिक रूप से जब गुजर पाता है, तो इस तरह का जो माध्यम होता है आपका अल्पपारदर्शी माध्यम कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपका जैसे घिसा हुआ कांच हो गया, क्या हो गया? घिसा कांच, घिसा हुआ कांच, ठीक है। या आपका गंदा जल हो गया, इससे भी पूरी मात्रा में नहीं जा पाएगा। या जैसे कागज होता है, कागज में अगर तेल लगा दिया जाता है, यानी तेल उसमें लगा हुआ है, लेप लगा हुआ है, तो वह कागज भी इस तरह का व्यवहार करने लगता है कि उधर बड़ी थोड़ी मात्रा में प्रकाश जा पाता है। तो उसको आप ऐसे बोल सकते हो, तेलीय कागज, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको? अल्पपारदर्शी माध्यम बोला जाएगा। अगर हम बात करें अपारदर्शी माध्यम की, तो वह माध्यम जिससे होकर के प्रकाश की थोड़ी सी भी मात्रा ना गुजर पाए, ना जाने पाए, उसे हम अपारदर्शी माध्यम बोलते हैं। जैसे आपका हो गया लकड़ी हो गया, क्या हो गया? लकड़ी, लोहा हो गया, या ऐसी सारी वस्तुएं जिनसे होकर के प्रकाश नहीं जा पाता है, उसे हम अपारदर्शी माध्यम या ओपिक्यू मीडियम बोला जाता है। बात समझ में आ गया कि प्रकाशिक माध्यम क्या होता है? प्रकाशिक माध्यम वह माध्यम होते हैं जिनसे होकर के प्रकाश गुजर जाता है। ये तीन प्रकार का होता है आपका: पारदर्शक माध्यम, पारभाषक माध्यम और अपारदर्शक माध्यम, या पारदर्शी माध्यम या अल्पपारदर्शी और अपारदर्शी माध्यम। समझ में आ गया? नोट कर लीजिए आप। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि लाइट रे क्या होता है, प्रकाश किरण क्या है, ठीक है। हमारा जो आज का पांचवा टॉपिक है लाइट रे। लाइट रे, प्रकाश किरण, हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रकाश किरण। प्रकाश किरण, अभी हमने प्रकाश के गुण में देखा था एक गुण कि प्रकाश एक सीधी रेखा में गति करता है। कैसे गति करता है? एक सीधी रेखा में गति करता है। तो बच्चों, ये जो रेखा बनाती है प्रकाश की किरण, कहने का मतलब इसका जो पथ होता है, सरल पथ होता है, सरल रेखी पथ होता है, उसे ही हम प्रकाश की किरण कहते हैं। नहीं समझ में आया? चलो देखो, मान लीजिए एक बिंदु हमारा ए है, दूसरा बिंदु क्या है? यहाँ पे बी है। अब प्रकाश किरण यहाँ से जब यहाँ आएगा तो इसका मार्ग कैसा होगा? एक सीधी लाइन होगा, एक सीधी रेखा होगी, ठीक है। तो ये सीधी रेखा, यानी ये सीधी रेखा का जो पथ है, ये रास्ता है, यही क्या कहलाएगा? प्रकाश की किरण कहलाएगा, ठीक है। कहने मतलब प्रकाश जिस रेखीय मार्ग से गति करता है, यानी जो पथ अपनाता है चलने के लिए, गति करने के लिए जो सरल रेखीय पथ अपनाता है, उसे ही प्रकाश किरण कहते हैं। ये क्या है? इस किरण का हेड है, ठीक है। ये क्या इसका? टेल है, ठीक है। तो टेल क्या दिखाता है कि प्रकाश किरण टेल से हेड की ओर जाती है, यानी ये जो हेड लगा हुआ है, इससे हमें प्रकाश की दिशा पता चलता है, ठीक है। क्या लिखेंगे? प्रकाश जिस सरल रेखी पथ से गति करता है, प्रकाश जिस सरल रेखी पथ से गति करता है, उसे प्रकाश किरण कहते हैं, उसे प्रकाश किरण कहते हैं। बात समझो। छठा टॉपिक है बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट, प्रकाश किरण पुंज।
प्रकाश किरण के बारे में आपने पढ़ा कि प्रकाश किरणों का सरल रेखीय जो पथ होता है उसका प्रकाश का किरण कहलाता है। अब अगर हम बात करें पुंज की, बीम की बात करें, प्रकाश किरण पुंज या प्रकाश पुंज, पुंज यानी समूह या पिटारा कह सकते हो या ग्रुप कह सकते हो, ठीक है। यानी प्रकाश किरणों का समूह जो है प्रकाश किरण पुंज कहलाता है, बीम ऑफ लाइट कहलाता है। क्या लिखेंगे इसमें? प्रकाश किरणों का समूह, प्रकाश किरणों का समूह प्रकाश किरण पुंज कहलाता है, प्रकाश किरण पुंज या बीम ऑफ लाइट कहलाता है। प्रकाश किरणों का समूह प्रकाश किरण पुंज कहलाता है। या कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का, या 3 प्रकार का होता है, या 3 प्रकार का होता है, ठीक है। यानी अगर हम बात करें इसकी बीम ऑफ लाइट की, तो बच्चों बीम ऑफ लाइट होता कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का। देखते हैं, ठीक है। पहला कन्वर्जेंट, ठीक है, यानी पहला आपका हो गया अभिसारी किरण पुंज, ठीक है। दूसरा अपसारी, अपसारी को इंग्लिश में क्या कहेंगे? डाइवर्जेंट किरण पुंज, ठीक है। तीसरा आपका हो जाएगा पैरेलल यानी समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। क्या समझे? बीम ऑफ लाइट हमने समझा कि किरणों का समूह होता है, प्रकाश की किरणों का समूह होता है, ठीक है। फिर बीम ऑफ लाइट कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। पहला अभिसारी है, दूसरा अपसारी है, तीसरा समांतर किरण पुंज है। अब हम इन तीनों को समझेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, देखिए कन्वर्जेंट किस टाइप का होता है? 1 मिनट। कन्वर्जेंट प्रकाश पुंज कैसे होता है? जब प्रकाश की किरणें आकर के किसी बिंदु पर इकट्ठा हो रही हो, क्या हो रही हो? इकट्ठा हो रही हो। जब प्रकाश की किरणें आकर के किसी बिंदु पर इकट्ठा हो रही हो तो इस तरह की किरणों का समूह क्या कहलाता है? अभिसारी कहलाता है। कन्वर्जेंट होता है यानी इकट्ठा हो रही हो, जो बहुत सारी प्रकाश की किरणें आकर के किसी एक बिंदु पर इकट्ठा हो रही हो तो उस किरणों के समूह को हम अभिसारी किरण पुंज कहेंगे, कन्वर्जेंट किरण पुंज कहेंगे, ठीक है। कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट बोलेंगे। अपसारी की बात करेंगे। अपसारी जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु से होकर के क्या हो रही हो? फैल रही हो। किसी एक बिंदु से होकर के प्रकाश की किरणें क्या हो रही हो? फैल रही हो। तो इस तरह के प्रकाश किरणों का समूह क्या कहलाता है? अपसारी कहलाता है। जैसे आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब मान चलिए एक पॉइंट है, उस पॉइंट से होकर के प्रकाश की किरणें क्या हो रही है? सभी दिशाओं में फैल रही हैं। तो प्रकाश, ये इलेक्ट्रिक बल्ब से निकलने वाली प्रकाश की किरणें किस टाइप की होती हैं? उनके समूह को क्या बोला जाएगा? अपसारी बोला जाएगा, ठीक है। यदि प्रकाश की किरणें परस्पर समांतर होती हैं, इस तरह से जब प्रकाश की किरणें परस्पर समांतर होती हैं तो इस तरह की प्रकाश किरणों का समूह समांतर किरण पुंज कहलाता है। बात समझ में आ गई? अच्छा बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा जो 7वां और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। इतनी सारी बातें आपको समझ में आ गई। प्रकाश का परावर्तन यानी हमारा जो 7वां पॉइंट है, प्रकाश का परावर्तन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम के लिए। अक्सर जो है ये प्रश्न इंपॉर्टेंट होता है, पूछा जाता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, या प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, या कितने प्रकार का होता है, इसका नियम क्या है। इस तरह की बातें बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती हैं, ठीक है।
तो सबसे पहले हम समझते हैं प्रकाश का प्रवर्तन होता क्या है, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि प्रकाश का प्रवर्तन कितने प्रकार का होता है और ये इसका नियम क्या है। ठीक, मान लीजिए हमारे पास ये कोई चिकनी सतह है, पॉलिशदार सतह है, जिस पर हमने लाल ऑक्साइड लगा रखा है। ठीक है, ये M1 हो गया और M2 हो गया। ठीक है, इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस, परावर्तक पृष्ठ, यानी जिस पृष्ठ से टकरा करके प्रकाश किरण वापस जाएगी, इसको हम क्या बोलेंगे, मान चलिए ये मैंने इधर लिख लिया इसको, ये हो गया हमारा परावर्तक पृष्ठ। ठीक है, क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, परावर्तक पृष्ठ। ठीक है, अब एक प्रकाश की किरण आ रही है, देखिए ये कोई माध्यम है, एयर है, वायु है, एक माध्यम से प्रकाश किरण आई और यहाँ पे ये परावर्तक पृष्ठ के किसी बिंदु O पर टकराई और टकराने के बाद जिस माध्यम में आया उसी माध्यम से क्या हुआ, वापस लौट गया। ठीक है, प्रकाश की किरण एक माध्यम से चल करके किसी चिकनी समतल सतह के किसी बिंदु से टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। लेकिन ये जो किरण आ रखी है इसको क्या बोलेंगे हम, आपतित किरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आपतित किरण, इंसिडेंट रे, क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। समझ में आई बात। ये जो प्रकाश किरण टकरा के जा रही है इसको हम बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। रिफ्लेक्टेड रे, क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। समझ में आ गई बात। ठीक है, तो परिभाषा क्या होगी, प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से चल करके किसी चिकनी समतल या पॉलिशदार सतह पर पड़ती है तो उसका अधिकांश भाग उसके परावर्तक पृष्ठ से टकरा करके पहले माध्यम में लौट जाती है। प्रकाश की किरणों का इस तरह से टकरा करके पहले माध्यम में लौटना ही क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। समझ में आ गया। अब देखिए, अगर हम ये जो पॉइंट है जहाँ ये टकरा रहा है इसको हम क्या बोल दें, आपतन बिंदु बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। प्रकाश की ये जो आपतित किरण है परावर्तक पृष्ठ को जिस बिंदु पर टच करता है, ये यहाँ पे, ये आपतन बिंदु हो गया। ठीक है, इसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। इतनी बात समझ में आ गई। अगर हम यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे इस परावर्तक पृष्ठ की लंबवत कोई एक रेखा खींच दें तो ये हमारा अभिलंब कहलाता है। क्या कहलाता है, अभिलंब। ठीक है, इसको हम यन से दिखाते हैं, यन फॉर नॉर्मल। ये नॉर्मल हमारा क्या है, यहाँ पे अभिलंब है। इतनी बात समझ में आ गई कि अभिलंब क्या होता है, आपतन बिंदु पर परावर्तक पृष्ठ के लंबवत जो रेखा खींची जाती है, क्या है ये, परावर्तक पृष्ठ है और ये कौन सा पॉइंट है, आपतन बिंदु है। तो इस पर अगर हम परावर्तक पृष्ठ की अभिलंबवत जो रेखा खींचते हैं उसको हम अभिलंब कहते हैं। अभिलंबवत है यानी ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, यानी इसके बीच का एंगल कितना, 90 है। इधर भी कितना रहेगा, 90 रहेगा। समझ में आ गया। अब देखिए, ये क्या है, आपतित किरण है और ये क्या है, अभिलंब है। तो इसके और इसके बीच का जो झुकाव होता है, इसके मध्य का जो झुकाव है, इसको हम बोलेंगे आपतन कोण आई। यानी आई क्या है, यानी कोण आई क्या है आपका, आपतन कोण है। कौन सा कोण है, आपतन कोण। आपतन को बोलेंगे हम एंगल ऑफ इंसिडेंट। कैसा एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंट। बात समझे। अब पूरा ये अभिलंब है और ये क्या है, परावर्तित किरण है। इसके और इसके बीच का जो एंगल होगा उसको हम बोलेंगे आर। यानी एंगल आर इक्वल टू होता है परावर्तन कोण। यानी इसको हम क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इसको रिफ्लेक्शन बोला जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई कि आपतन कोण क्या होता है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है उसे हम आपतन कोण कहेंगे, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का जो
कोण होता है, मध्य का कोण जो होता है उसको हम परावर्तन कोण कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये सारी बातें हो गई प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कि प्रकाश की किरणें जब एक माध्यम से चल करके किसी दूसरे माध्यम की, या इसको हम ऐसे बोलेंगे, कैसे, जब प्रकाश एक माध्यम से चल करके किसी चिकनी समतल या पालिशदार सतह से टकराती है और टकरा करके उसका अधिकांश भाग जो है पहले माध्यम में वापस लौट जाता है, तो ये जो है आपका प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा देखेंगे। देखिए क्या है, जब प्रकाश किसी चिकनी व पालिशदार सतह पर आपतित होता है, ये आपकी जो है एक चिकनी या पॉलिशदार सतह है, एक प्रकाश की किरण AO आपतित हो रहा है, ठीक है, और परावर्तन के बाद ये OB प्रकाश की किरण पहले माध्यम में क्या हो रही है, वापस लौट जा रही है। क्या देख रहे हैं, जब प्रकाश किसी चिकनी व पॉलिशदार सतह पर आपतित होता है तो उसका अधिकांश भाग सतह से टकरा करके वापस उसी माध्यम में लौट जाता है, यानी जिस माध्यम में आ रहे हैं, वायु से आ रहा है, वायु में ही ये वापस लौट गया, ठीक है, लौट जाता है। प्रकाश की किसी चिकनी व पालिशदार सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की घटना, एक माध्यम से आया, टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौट गया, यही घटना क्या कहलाएगी, प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। और एक बात यहाँ नोट करना है कि जब प्रकाश का परावर्तन होता है तो जो प्रकाश की चाल होती है वो निश्चित रहती है, यानी प्रकाश की चाल में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है, कि प्रकाश परावर्तन की घटना में जो है प्रकाश की चाल नियत रहती है। इतनी बात समझ में आ गई। ये समझ में आ गया कि कौन क्या है, यानी अगर हम यहाँ बात करें AO क्या है आपका, तो AO हमारा हो जाएगा आपतित किरण हो जाएगा, ठीक है, और OB क्या हो जाएगा, OB हो गया परावर्तित किरण, ठीक। अब बात करें NO या ON की, तो ON क्या है आपका अभिलंब है, ठीक है। इतनी बात आपको दिमाग में रखना है कि आपतन बिंदु क्या होता है, आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण क्या होता है। बच्चों हमारा 8वां टॉपिक्स है टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के प्रकार। बच्चों परावर्तन दो प्रकार के होते हैं, पहला है रेगुलर, दूसरा है इरेगुलर। यानी परावर्तन कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, एक रेगुलर होता है, दूसरा क्या होता है इरेगुलर, यानी नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। चलिए समझते हैं। देखिए आपके पास 2 चित्र दिया गया है परावर्तन का। पहले वाले में हमने क्या ले रखा है, पहले वाले परावर्तन में हमने क्या रखा है, ये जो सतह है हमारी समतल है, प्लेन है, ठीक है, पॉलिश किया हुआ है। यहाँ पे देख रहे हैं प्रकाश की किरणें आ रही हैं तो परावर्तन के बाद समांतर एक ही दिशा में निकल जा रही हैं, ठीक है। और इस वाले में क्या देख रहे हैं, ये जो सतह है कैसी है, अनइवन है, उबड़ खाबड़ है, यानी कि प्लेन नहीं है, समतल नहीं है। ऐसे सिचुएशन में क्या देख रहे हैं, जो प्रकाश किरण आ रही है, ठीक है, तो प्रकाश किरण विभिन्न दिशाओं में फैल जा रही है, यानी परावर्तन के बाद इन किरणों के परावर्तन की कोई दिशा निश्चित नहीं है, ठीक है। तो ये 2 कारण देख रहे हैं, परावर्तन के 2 रीजन देख रहे हैं, और दोनों किसके कारण हो रहा है, ये आपका जो है सतह के कारण से हो रहा है। तो इनके आधार पे जो है हमने क्या कर दिया है, परावर्तन को 2 प्रकार से बांट दिया, ठीक है। तो पहला आपका हो जाएगा नियमित परावर्तन, यानी इस टाइप का जो परावर्तन हो रहा है नियमित परावर्तन कहलाएगा, और इस टाइप का जो परावर्तन हो रहा है अनियमित परावर्तन कहलाएगा या विस्तृत परावर्तन कहलाता है, ठीक है। क्या लिखेंगे, क्या कहेंगे, जब प्रकाश की किरणें किसी समतल या चिकनी सतह पर पड़ती हैं तो परावर्तन के बाद एक ही दिशा में समांतर निकल जाती हैं, तो इस तरह का परावर्तन नियमित परावर्तन कहलाता है। और जब प्रकाश की किरणें किसी असमतल या उबड़ खाबड़ सतह पर पड़ती हैं तो वो जो है परावर्तित होने के बाद विभिन्न दिशाओं में चली जाती हैं, फैल जाती हैं, तो इस तरह का परावर्तन हमारा अनियमित या विस्तृत परावर्तन कहलाता है, ठीक है। अब इसका यूज कैसे, क्या देखेंगे आप कि विस्तृत परावर्तन का यूज क्या है। तो विस्तृत परावर्तन में आप जो है घर में देख सकते हैं, जो खिड़की होते हैं, खिड़की में जो कांच लगाए जाते हैं उसमें विस्तृत परावर्तन ही कराया जाता है, जिसके कारण से जो है प्रकाश की किरणें जो होती हैं विस्तृत हो जाती हैं और आँखों में चकाचौंध जो उत्पन्न होता है वो कम होता है। इतनी बात समझ में आ गई। अगर बच्चों हम बात करें प्रकाश का परावर्तन किस बात पर डिपेंड करता है, यानी प्रकाश का परावर्तन कब कब होगा और कब ज़्यादा होगा, तो ये आपको ये बात दिमाग में रखना है कि जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी या समतल सतह पर पड़ेंगी तो प्रकाश का परावर्तन ज़्यादा होगा, ठीक है। यानी प्रकाश के परावर्तन के लिए मैक्सिमम अधिकतम प्रकाश के परावर्तन के लिए जो सतह होती है, परावर्तक पृष्ठ होता है, उसका
समतल होना जरूरी है। चिकना या पॉलिशदार या समतल होना जरूरी है। और अनियमित मिश्रित परावर्तन में जो है जो परावर्तन होता है वो इसकी तुलना में कम होता है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन का नियम। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, 9वां टॉपिक है प्रकाश के परावर्तन का नियम। एक बार फिर से हम ग्राफ भी बनाएंगे। क्या टॉपिक है 9 हमारा? प्रकाश के परावर्तन का नियम। रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन, प्रकाश के परावर्तन का नियम, ठीक है। रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन। एक बार फिर से बनाते हैं चित्र, कैसे क्या बनाया गया था देखिएगा, ठीक है। ये प्रकाश की किरण आई थी, ऐसे परावर्तन के बाद वापस लौट गई थी, ठीक है। तो ये वाली किरण क्या थी आपका? इंसिडेंट रे था, ठीक है। ये वाली किरण क्या थी? रिफ्लेक्टेड रे है आपका, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। और ये क्या होता था आपका? नॉर्मल यानी अभिलंब। और ये क्या था? आपतन कोण आई, और ये क्या था? परावर्तन कोण आर। और ये क्या था आपका? परावर्तक पृष्ठ था। इतनी बात आपने देखा है। तो चलिए अब हम प्रकाश के परावर्तन का नियम देखते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। क्या लिखेंगे? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला, देखिए ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक ही समतल में, एक ही समतल मतलब जैसे आपका व्हाइट बोर्ड है, ठीक है, इस तरह का समतल में ये तीनों होते हैं। तो क्या लिखेंगे? आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। ठीक है। और दूसरा क्या नियम होगा? ये जो आपका आपतन कोण आई है और परावर्तन कोण आर है, ये बराबर होता है। कोण आई बराबर क्या होगा? कोण आई बराबर कोण आर होता है। कहने का मतलब आपतन कोण आई बराबर परावर्तन कोण आर। समझ में आ गया बच्चों? ये आपका दूसरा नियम हो गया कि आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। क्या लिखेंगे? आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। इतनी बात आपको समझ में आ गया कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही सतह में होते हैं, एक ही समतल में होते हैं। और दूसरा नियम क्या कहता है? आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर बराबर होता है। अब इसको थोड़ा सा समझेंगे, ये कैसे आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर बराबर होगा। मान लीजिए अगर ये 30 अंश है, क्या दे रखा है? अगर आपसे क्वेश्चन कोई पुटअप करता है कि अगर जो है किसी जो है प्रकाश की किरण के रिफ्लेक्शन में परावर्तन में आपतन कोण आई का मान दे रहा है कितना? 30 दे रहा है। तो परावर्तन कोण क्या होगा? परावर्तन कोण ज्ञात करना है आपको। तो आपको अभी ये नियम पढ़ाया गया, ये आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर आपस में बराबर होते हैं। तो जितना आई होगा उतना ही आपका क्या होगा? ये आर होगा। कहने का मतलब ये आपका आर भी उतना ही होगा, यानी आर कितना हो गया? 30 अंश हो गया। बात समझे? ऐसे करके क्वेश्चन पुटअप करेगा, ये ऐसे दे देगा, ठीक है। ये चित्र बना रहेगा, आपको यहाँ दे देगा 60 अंश, ठीक है। ये यक्ष यहाँ दे देगा। ये बताइए कितना, यक्ष का मान कितना होगा? ठीक है, ये नॉर्मल है, ए, ओ और बी।
x की वैल्यू कितनी होगी, यानी 60 क्या है आपका आपतन कोण आई है, 60 अंश हो गया। ठीक है, कितना हो गया, 60 अंश हो गया। और उसके बाद x क्या है, x आपका आपतन कोण r ही तो है, तो i और r बराबर होता है, 60 अंश हो जाएगा। ठीक है, ये दिमाग में रखिएगा। फिर आपसे कैसे क्वेश्चन पुट हो सकता है, ऐसे ही पूछा जा सकता है। देखिए ये इतना कितना होता है, 90 डिग्री होता है। यहाँ का एंगल दे देगा, ये आपको पता है, ये अभिलंब है, नॉर्मल है, ये सतह है। ठीक है, ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है, और यहाँ की वैल्यू दे दिया, यहाँ की वैल्यू दे दिया 60 अंश। ठीक है, इतने की वैल्यू दे दिया 60 अंश, और आपसे पूछा कि आपतन कोण आप बताइए कितना होगा, या परावर्तन कोण बताइए कितना होगा। तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको पता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, 90 डिग्री है। ये आपका अभिलंब है ना, तो ये इतना एंगल कितना है, 90 डिग्री है पूरा। तो ये 60 है, तो इतना कितना होगा, 30 अंश होगा। ठीक है, कैसे निकाला, इसको आप x मान लीजिए, यानी इतना 90 है ना, तो आप क्या कीजिए, आप जो आपको निकालना है उसको आप x मान लीजिए। तो हो क्या जाएगा, 60 + x बराबर 90, तो x बराबर ये 90 में से जाएगा 60, तो बच जाएगा 30 अंश। इतनी बात समझ में आ गई कि इस तरह से इतने भर में कोई भी कोण दे और उस कोण की सहायता से आप बाकी कोण ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है।